मैं चाहूंगा एक बार जरा जोरदार तालियों से पुनः हमारे गृह मंत्री जी का स्वागत करें। आपकी इतनी व्यस्तता है अभी और उसके बावजूद आपने समय निकाला। टीवी 9 का पूरा ग्रुप इसके लिए आभार है। अमित शाह जी, अभी जैसे आपने एवी में देखा, हमने बताया कि देखा कि विरोधियों की सोच जहां पर खत्म होती है, अमित शाह जी का गणित वहां से शुरू होता है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राजनीति का शास्त्र अमित शाह जी ने पढ़ा है जो दूसरे नहीं पढ़ पाए। नहीं, मैं तो मेरी पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर काम करने के अलावा और कुछ नहीं करता। कठोर परिश्रम मेरा स्वभाव है और जो लक्ष्य तय होते हैं पार्टी तय करती है, मेरे नेता तय करते हैं। वो लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मैं बड़ी शिद्दत से प्रयास करता हूँ। सफलता विफलता हमेशा ईश्वर के हाथ में होती है। इससे ना निराश होना चाहिए, ना खुश होना चाहिए। आपने अभी जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, हमने अक्सर उनके मुंह से ये कहते हुए सुना है कि अमित शाह जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, सब संभव है। देखिए, आप जैसे लोगों ने गढ़े हुए जुमले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पार्टी सैकड़ों पराजयों को हजम कर कर यहाँ तक पहुँची है। ये बात सही है कि सैकड़ों पराजय के कारण पराजय सहन करने की हमें आदत पड़ी हुई है और अब मोदी जी के नेतृत्व में विजय की आदत भी, लगातार विजय की आदत भी हमें पड़ रही है। तो अभी जिस तरीके से गृह मंत्री जी आपका जीत का रथ चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि सब संभव है, अब देखते हैं हम जो एक बहुमत की सरकार है उस पर भी संकट आ गया है। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है। वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कारीगरी है। वो अपने कुनबे को ठीक नहीं रख सकते, इसी के कारण टूटता जा रहा है। नहीं, लेकिन जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ ने एस्कॉर्ट करके किडनैप कर लिया। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? आज के जमाने में किडनैपिंग संभव है क्या असेंबली के अंदर से? वोटिंग कैमरे के सामने हुए, चुनाव आयोग के कैमरे लगे हुए हैं, उनका भी पर्यवेक्षक है, उनके प्रत्याशी है। भैया वोट कहाँ गए तेरे? इसकी तू बात नहीं करता, अब विधायक की बात करता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं है। अब जिस वक्त इंडिया गठबंधन बना उसी वक्त बीजेपी कह रही थी कि ये टूट जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार आ गए हैं, जयंत चौधरी आ गए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आपसे मिल चुके हैं। वहाँ पर ऐसा दिखता है ममता बनर्जी भी खुश नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन सही मायनों में कहीं था ही नहीं। ये मीडिया का क्रिएशन था और मीडिया के क्रिएशन को मीडिया कितना लंबा चला पाए, मीडिया की कुशलता पर है। मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं, कहीं पर गठबंधन नहीं हुआ था। इंडिया गठबंधन के 2 सदस्य केरल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के 3 सदस्य बंगाल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ गठबंधन है? महाराष्ट्र में, तो वो तो इंडी गठबंधन बनने के पहले ही बना हुआ था। कहाँ गठबंधन है? उड़ीसा में है नहीं, हिमाचल में संभव नहीं, पंजाब में अभी अभी शायद हुआ है, बाकी कोई जगह पे गठबंधन कहीं बना ही नहीं है। और गठबंधन तब टिकते हैं जब इसका मुख्य ध्रुव होता है वो किसी सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी हो। इंडी गठबंधन और कुछ नहीं है, 7 सत्ता लोलुप परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन है, जिनके नेता अपने बेटे बेटी भतीजे और दामाद को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं। किसी को भारत की चिंता नहीं है। मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी
सोनिया जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि शायद 21वीं बार राहुल गांधी सफलता से राजनीति में लॉन्च हो जाए और प्रधानमंत्री बनाने का वो प्रयास करेंगे। 20 बार फेल हो चुकी, 21वीं बार। उद्धव ठाकरे जी का लक्ष्य ये रहे है कि बेटा उनका मुख्यमंत्री बन जाए। स्टालिन साहब का भी लक्ष्य है कि इनका बेटा मुख्यमंत्री जाए। ममता बनर्जी जी अपने भतीजे को बनाना चाहती, लालू जी बेटे को बनाना चाहते। इसमें गठबंधन कहाँ है भाई? ये बेटे बेटी दामाद और भतीजों को सत्ता पर बिठाने के कार्यक्रम से, स्वार्थी कार्यक्रम से एक साथ आए हुए परिवारवादी पार्टियों का जमावड़ा है। उसको बिखरना ही, ये संतरे की तरफ बिखर जाएंगे। मेरी बात याद रखना। जैसे ही छिलका निकल जाता है, 2024 के परिणामों का छिलका निकलते ही ये पूरा संतरा बिखर जाना है, एक एक पड़ी इसकी अलग हो जानी है। लेकिन 2024 से पहले जो बिखरना शुरू हुआ है, अब जैसे जयंत चौधरी, ये बिखराव नहीं है अभी, बिखराव काउंटिंग के दूसरे दिन से देखना। सब लोग कहेंगे राहुल बाबा लीडर न होते तो हम जीत जाते। जयंत चौधरी जी आपके साथ आए, बीजेपी का यह कहना था कि जाट समुदाय उनके साथ है, तो फिर जयंत चौधरी जी की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो आपकी भी जरूरत है, आप ज्वाइन कर लो ना भैया। मेरी पार्टी देश के अंदर परिवार नियोजन में मानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में परिवार नियोजन नहीं है। हमारे एजेंडा से जो सहमत है वो सबका भाजपा में स्वागत है। हमारे एजेंडे पर चलना है बस। नीतीश कुमार जी कसम खाकर गए थे कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आ गए हैं गृह मंत्री जी? देखो भाई, तुम रॉन्ग नंबर पर सवाल पूछ रहे हो। इस सवाल आपको नीतीश जी को पूछना है। मैंने कहा ना, मेरी पार्टी बड़ी फर्म है कि मेरी पार्टी के एजेंडा, मेरी पार्टी के सिद्धांतों के साथ जो सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व को जो स्वीकार करता है, वो सभी का स्वागत है। लेकिन क्या इससे आपको नहीं लगता कि उनकी विश्वसनीयता घटेगी, इससे नुकसान होगा? वो तो जनता तय करेगी। आप मत करो यहाँ एक कमरे में बैठकर विश्वसनीयता। आरजेडी आरोप लगा रही है कि अगर नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है तो बीजेपी ने भी यू टर्न लिया है। मैंने कहा ना भाई, अभी जनता वोट देने वाली है, काहे को इतने उतावले हो रहे हो आप? परिणाम आने दो, मालूम पड़ेगा विश्वसनीयता किसकी घटी है, किसकी बढ़ी है। थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग सवाल है गृह मंत्री जी, विधानसभा चुनाव में भी चेहरा क्या नीतीश कुमार होंगे? देखिए, अभी हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियां बैठकर सारी चीजें तय करेगी और कुछ तो हम पर छोड़ दो। अब अगला सवाल भी इसीलिए है, लेकिन मैं जानना जरूर चाहूंगा, उद्धव ठाकरे अगर वो वापस लौटना चाहें तो फिर? इसमें अगर मगर नहीं होता है भाई, कोई टाइटल नहीं निकलेगा। सीधा चुनाव के मामले पर आ जाओ, वरना तेरा टाइम यहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर बात चुनाव की जाए गृह मंत्री जी, तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि चुनावों के चलते एक बहुत बड़े सम्मान का राजनीतिकरण कर दिया गया, भारत रत्न का। आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया गया हो या फिर चरण सिंह जी को सम्मान दिया गया हो, भारत रत्न का राजनीतिकरण किया गया है जानबूझकर चुनाव से पहले। देखिए, आपने क्रम नहीं जाना है, ना क्रम का अभ्यास करने की तस्दी ली है। पहले भारत रत्न दिए गए, बाद में ये लोगों ने भाजपा के साथ आना मुनासिब किया है, समझा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कई नेताओं को भारत रत्न दिया। अब आप मुझे बताओ, नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देकर क्या हासिल है हमें? तरुण गोगोई जी को भारत रत्न देकर क्या हासिल है? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो दादा पिता माँ इनको ही भारत रत्न देगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने योगदान किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पार्टी, हम उनको सम्मानित करेंगे और करना चाहिए। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व को कितने साल लग गए भारत रत्न देने में। चंद्रशेखर जी ना आते तो शायद भारत रत्न न मिलता। इस तरह से पद्म पुरस्कारों का और गौरव देने वाले पुरस्कारों का आवंटन राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और मोदी जी ने
भारत रत्न पर या पद्म पुरस्कारों पर जिनका अधिकार था उन तक पहुंचाने का काम किया। पहले तो कुछ चंद पत्रकारों की सिफारिश से भी मिलते थे, अब आप कर देख लो। जिनको जनता के काम के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उन्हीं को मिलता है। कांग्रेस के नेता परेशान हैं कि बीजेपी ने पहले सरदार पटेल जी को ले लिया और अब नरसिम्हा राव भी। नहीं, ले कहाँ लिया भाई, हम तो सरदार पटेल का सम्मान करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नरसिम्हा राव जी कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे। आप सम्मान नहीं कर रहे हो इसलिए लगता है कि भाजपा ने ले लिया। लेने के तो वो दोनों दिवंगत है, कैसे लेंगे हम। अब चुनावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 370 सीटों का लक्ष्य दिया है। अमित शाह जी का क्या लक्ष्य है? देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य रखा है और जनता को विनती करी है कि हमें 370 सीट देकर 400 पार कराइए एनडीए को। ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है और हम सब इसी लक्ष्य के अंदर आते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो ले ली हैं, खासकर उत्तर भारत में, और उन्हीं लोगों का ये एनालिसिस होता है कि दक्षिण भारत में शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होगा सीटों में। कहाँ से सीटें आएंगी? यही पंडित कहते थे ईस्ट में बीजेपी नहीं है। आज पूरा ईस्ट बीजेपी से भरा हुआ है। अगर हम पंडितों की सुनते के तो दो के दो रहते हैं। हम 2 से 300 पार गए, पंडितों को मालूम ही नहीं पड़ा कहां से करा है भाई। पूरा आसाम जीत लिया, अरुणाचल जीत लिया, अपना मणिपुर जीत लिया, बंगाल में आधे हो गए, उड़ीसा जीत लिया, तेलंगाना में पहुंच गए। कौन पंडित आकलन करता था? कोई नहीं करता था। जब देश को हमारी पार्टी के नेता पर विश्वास है तो देश एक है, हर जगह से वोट मिलेगा, हर जगह से सीट मिलेगी और हम 400 पार कर तीसरी बार लगातार 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाए। गृहमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार अपने वक्तव्यों में कहा कि पहले 5 साल गड्ढे भरने के होंगे, उसके बाद दूसरे 5 साल जन आकांक्षाओं के और फिर अगले 5 साल कड़े फैसलों के। क्या वो कड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक समय समय पर, उचित समय पर बहुत कड़े फैसले लिए हैं। हमने कभी जनता को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए हैं, जनता के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लिए। ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं आपको श्रृंखला के साथ बताता हूं। सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हमने लिया, जो 40 साल से हमारे सेना के जवानों की मांग थी, कोई एडवाइस नहीं करता था। मोदी जी ने हिम्मत से फैसला लिया। उसके बाद हमने नोटबंदी का फैसला लिया। यूपी के चुनाव सर पर थे, 17 में चुनाव थे, 16 में हमने दिया। सभी लोग कहता था बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद यूपी में 325 सीट के साथ सबसे बड़ी सरकार अब तक की 2017 में बनाई। उसके बाद हमने जीएसटी लाया। सभी लोग कहते थे उल्टा पड़ जाएगा। आज एक देश एक कर की कल्पना हमने साकार कर ली है। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जीएसटी जैसा कानून कैसे लॉन्च हो गया। जब हमने एनपीए पर कठोर कार्रवाई करनी चालू हुई, सब कहते थे कि इंडस्ट्री बिखर जाएगी, इकोनॉमी बिखर जाएगी। आज भारत की सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट, प्राइवेट बैंकों की बैलेंस शीट विश्व में सब बैंकों से सबसे अच्छी बैलेंस शीट भारत की बैंकों की बैलेंस शीट है। हमने जन धन लाया, आधार लाया और मोबाइल जैम ट्रिनिटी से हमने डिजिटल इंडिया को साकार किया। कोई इस देश में 10 साल के पहले कल्पना नहीं करता था कि सब्जी वाली ठेले पर आपको कहे कि साहब मोबाइल से पेमेंट करो, कैश नहीं लिया जाता है। ये परिवर्तन नरेंद्र भाई लाए। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, सारे लोग आकलन करते थे युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोदी जी ने फब निर्णय लिया कि जो होगा वो होगा, हम देखेंगे, लड़ेंगे,
जीतेंगे। हमारी सीमा और हमारी सेना, ये दोनों के साथ छेड़खानी हम सहन नहीं करेंगे। घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिया। 3 तलाक का कानून सालों से बात होती थी, नहीं इंप्लीमेंट होता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक लाया भी, बिल भी लाया और 3 तलाक को समाप्त कर कर लाखों मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का बात किया। आजादी के बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का वादा था हमारे आसपास के देशों से रिलीजियस माइनॉरिटी को नागरिकता देने था, पूरा नहीं होता था। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को रोकती थी। हमने सीएए का फैसला किया, हमने 370 और 35A को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होंगे। हमारा 1950 से आंदोलन चल रहा था, मोदी जी के राज में ये समाप्त हुआ। 30 साल के बाद हम नई शिक्षा नीति लाए। भारत की मिट्टी की सुगंध भी वहाँ है, हमारी संस्कृति का संवर्धन भी है, हमारी भाषाओं का सम्मान भी है और विश्व की सबसे ओपन और आधुनिक एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर आए। ये भी एक बहुत बड़ा कठोर फैसला था। 40 साल से देश में महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही थी, मगर कोई दे नहीं पाता था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने विधान मंडलों में और संसद में 33% मातृशक्ति को आरक्षण देकर आज उनको नीति निर्माण में सहयोगी बनाने का फैसला किया। हमने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, 160 साल पुराने अंग्रेजों के कानून निरस्त होकर भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाने का हमने कठोर फैसला किया। और सबसे बड़ी बात, 550 साल से देश जिसकी राह देख रहा था, प्रभु श्री राम अपने सम्मानित स्थान पर विराजमान हो, ये नहीं होता था। ये भी नरेंद्र मोदी ने यही 10 साल के अंदर किया और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत नींव डालने का काम किया। कोई भी देश का लोकतंत्र भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण इन नासूरों के साथ पनप नहीं सकता था। हर हमारा चुनाव ये 4 में से एक किसी न किसी नासूर से ग्रसित था। नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टीकरण को समाप्त कर कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया, जो विकास करेगा, जो देश को सुरक्षित करेगा, जो देश को समृद्ध करेगा, वो ही राज का। कठोर फैसलों की भरमार है। अब क्या कठोर फैसले, तो समय जो आएगा हम करते जाएंगे। हम राजनीति के अंदर परिणाम की चिंता कर वोट बैंक कर राजनीति नहीं करते हैं। हम देश हित में राजनीति करते हैं। देश के हित में क्या है वो हमारा फैसला होता है, दल के हित में क्या है वो हमारा फैसला नहीं होता है। गृहमंत्री जी, एक चर्चा बहुत ज़्यादा है, अगर हम शुद्ध राजनीति की एक और बात करें, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी दूसरी सीट से दक्षिण से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। भैया मत पढ़ो ना, इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, काहे को आप करने लगते हो? अब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो भाई, अगर ये सब जानना है तो चले। अब विपक्ष के एक बड़े आरोप पर मैं आता हूं। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उनका यह आरोप है कि ईडी जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ये हमारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान है। किसी कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया मिले, कैश मिले, और कोई कहेगा हम पर कोई कार्यवाही नहीं करो क्योंकि हम एमपी साहब हैं। किसी मंत्री के घर में, तृणमूल कांग्रेस के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिले, गिनने के लिए मशीन कम पड़ जाए, गर्म हो जाए मशीन एसबीआई की, और वो कहेंगे हम पर कार्यवाही न करो भैया। कोई भर्ती में घोटाला करेगा, कोई गाय की तस्करी करेगा, कोई कोयले का घोटाला करेगा और कहेगा कार्यवाही नहीं करो। इस देश में अदालत नहीं है क्या? अदालत में जाना चाहिए। मैं आज इस देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ईडी ने जितने भी सीजर करे हैं, इसमें किसी भी पार्टी के पॉलिटिशियन पर सिर्फ 5% है, 5%।
95% सीजर ऐसे हैं जिसका पॉलिटिशियनों से लेना देना नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना। ये भ्रांति फैलाई जा रही है, और भ्रांति वो लोग फैला रहे हैं जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिनका शासन ही भ्रष्टाचार कर रहा है। इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते? 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, 12 लाख करोड़ का कुछ नहीं छोड़ा। अंतरिक्ष के अंदर देवास का किया, आसमान के अंदर भ्रष्टाचार किया, भूमि पर तो किया ही किया, कॉमनवेल्थ का, सबमरीन का किया समंदर में, और पाताल में भी कोयले की खानों का घोटाला कर दिया। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। अब डर रहे हैं भाई, अग्रिम जमानत के लिए चले जाओ, अगर अरेस्ट करते तो जमानत कर कर बाहर आ जाओ, स्टे ले लो इंक्वायरी पर। ढेर सारे रास्ते हैं, और सब भारत के सबसे अच्छे वकील तो वहीं शरण में है, एक ही पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में। उन्होंने जाना चाहिए अदालतों में, इस देश में अदालत है। और कम से कम कांग्रेस पार्टी को एजेंसी के दुरुपयोग का सवाल नहीं उठाना चाहिए। भ्रष्टाचार छोड़ो, इंदिरा जी ने इमरजेंसी डालकर इस देश के पूरे विपक्ष को कारण बगैर जेल के अंदर आपातकाल में डाल दिया था, और पूरे देश, अखबार हो, टेलीविजन तो खैर बहुत थे नहीं, सरकारी ही चैनल थी, परंतु पूरे अखबारों पर इमरजेंसी लगा दी। ये क्या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं भाई? लेकिन वो ये भी आरोप लगाते हैं गृह मंत्री जी कि जिनके ऊपर एक जमाने में बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, विपक्षी नेताओं के, अब बीजेपी के अंदर ही वो नेता जाते जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर कोई आया भी होगा, परंतु किसी पर भी बीजेपी ने केस वापस नहीं लिया है। और मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपके 10 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, अरुण जी और सुषमा जी ने आपकी बखियां उखेड़ दी थी। आप तो बहिष्कार कर जाते हो। ढेर सारी पीआईएल हमने लगाई थी, कोर्ट ने उनको मजबूत कर दिया। सीबीआई इंक्वायरी उन्हीं की सरकार ने उन्हीं के खिलाफ करी थी। उस वक्त तो हमारी सरकार नहीं थी। 2G के पर किसने इंक्वायरी करनी पड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने। कॉमनवेल्थ पर किसको इंक्वायरी करनी पड़ी थी? कांग्रेस पार्टी ने। 40 ऐसे घपले थे जिसकी स्वयं कांग्रेस पार्टी ने ईडी और सीबीआई से जांच करी थी। तो उस वक्त किसका शासन था भाई? मैं आज भी कहना चाहता हूं कि 5% से ज्यादा राजनीतिक व्यक्तियों के सीजर नहीं हुए हैं। ईडी ने जो लाखों करोड़ रुपया सीज किया, वो ब्लैक मनी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है। 95% सीजर काला धन वालों का है, 5% ये राजनेताओं का है। अब मैं आपसे एक भावुक क्षण की बात करूंगा। उस दिन मैं भी अयोध्या में था जब प्राण प्रतिष्ठा का था दिन, और पूरी दुनिया के राम भक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उस रोज आप भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में थे। क्या वो क्षण था आपके लिए? नहीं, देखिए, मेरे लिए क्या, दुनिया भर के सभी श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों के लिए ये अद्भुत, स्मरण के बाहर न जाने वाला एक क्षण था। हमारे वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं, कुछ लोगों की मन्नत होती है कि मूर्ति का दर्शन कर कर ही पानी पीते हैं, मन्नत होती है। आपद धर्म में कहीं शहर के बाहर जाना पड़ता है तो गुरु कहता है, मनसा स्मरामी कर कर, आंख बंद कर कर ईश्वर की मूर्ति के दर्शन कर लेना। ये मनसा स्मरामी का मंत्र मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा करी, आज देश के करोड़ों लोग आंख बंद करते ही रामलल्ला की मनोहर मूर्ति सबके सामने आ जाती। बहुत अद्भुत क्षण था, बहुत अद्भुत क्षण था, और पूरा देश भाव विभोर था। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठा था, लगभग मेरे साथ 800 से 1000 लोग बैठे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। एक सैकड़ों साल से जो अपमानित, अपराध बोध के साथ जीते थे, हमारे पराजय की निशानी को संभाल कर रखे थे, आज वहाँ भव्य राम मंदिर बन गया। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बड़ा, सोमनाथ का मंदिर सोने का हो रहा है, बाबा केदार धाम
और बद्रीनाथ का भी पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमारे देश के चेतना के केंद्रों को सम्मानित करने से डरती थी। हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमारी चीज का सम्मान किया और आज देश की जनता इसीलिए मोदी जी के साथ खड़ी है। लेकिन गृह मंत्री जी, इस पर भी विपक्ष के कई नेताओं को न्योता दिया गया, उनको बोला वहां पर आने के लिए, वहां पर काफी नहीं पहुंचे। उन सबका ये कहना था कि ये कार्यक्रम ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, बीजेपी का कौन सदस्य था वहां? ठीक बात है। आप अगर देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी का कह दोगे तो कुछ बचता ही नहीं है भाई। वहां मंच पर जो लोग थे या तो संत थे या पदेन उपस्थिति थी। और मोदी जी इस देश के 130 करोड़ की जनता के प्रतिनिधि के रूप में श्री राम लल्ला के चरणों में अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, पूरे देश की श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए। गृहमंत्री जी, दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और एक पक्ष ये कहता है कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति तो तब होती जब मंदिर न बनता, क्योंकि मंदिर की डिमांड जिंदा रहती जो कांग्रेस सालों से कर रही थी। हमने तो मंदिर बना दिया, समस्या ही समाप्त हो गई। अब विकास के नाम पर लोग वोट दे। हम तो कह रहे हैं इस देश के 60 करोड़ गरीबों को 70 साल तक कांग्रेस ने इनको इनका सम्मान नहीं दिया। इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के पिछड़ा समाज, इस देश के गरीब को कभी संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। हमने 10 ही साल के अंदर 10 करोड़ माताओं के घर में चूल्हा जलाती थी, धुआं समाप्त कर गैस का सिलेंडर दे दिया। 14 करोड़ घरों में टॉयलेट दे दिए। 3 करोड़ माताओं को घर दे दिया। 60 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चे के बोझ से उनको हमने मुक्त कर दिया। ढेर सारे इनके जीवन की समस्याओं का समाधान एक 10 साल में हो रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में से आज मैं ही आता हूं। एक 80 साल की बुढ़िया ने कहा, शायद वो माई बेचारी आंख में आंसू के साथ कह रही थी, उन्हें कहा कि हो सकता भगवान ने इतना बड़ा अन्याय हमारे देश के साथ क्यों किया। मैंने बोला, क्या हो गया माई, क्या अन्याय हुआ तेरे साथ? कि मोदी अगर 50 साल पहले आता तो मेरा पूरा जीवन सुख में चला जाता। 370 हटने के बाद एक बड़ा परिवर्तन ये देखा कि जिस कश्मीर की सड़कों पर पत्थर चलते थे, अब वहां पर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आया भाई। पथराव बंद हो गया, टेररिज्म बंद हो गया। अब 5 साल से स्कूल चल रहे हैं। 30 साल के बाद सिनेमा थिएटर खुले हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकल पाया है। ढेर सारी चीजें हुई है। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोजगारी जा रही है और डेमोक्रेसी भी परकोलेट हुई है। 35,000 से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि आज कश्मीर के अंदर राजनीति कर रहे हैं। 35,000 से ज्यादा। पहले सिर्फ 3 परिवार थे। 3 परिवार ही 370 के ढकोसले के नीचे कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का मोहरा बनकर बैठे थे। आज 35,000 लोग जनप्रतिनिधि बनकर आए। कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी नीचे तक गई। क्या पीओके को भी लेकर कोई विचार है गृह मंत्री जी? आप मुझे इतना सरल मानते हो कि मैं यहां बता दूंगा? आपने एक स्टेटमेंट दिया कि मोदी 3.0 में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। कैसे होगा वो? ऑलरेडी हो चुका है। आपका शायद स्टडी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की जनता को भी बताना चाहता हूं। ये 10 साल में नक्सलवाद में, नक्सली हिंसा में 72% की कमी आई है। अब नक्सलवाद सिमटकर 6-7 जिलों में रह गया है। आने वाली टर्म में निश्चित रूप से
इस देश को हम नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। ये नासूर हमेशा के लिए समाप्त होगा। आपने FCRA में संशोधन किया, उसके बाद कई एनजीओज ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो उनके पैसे हैं वो आने नहीं दे रहे हैं। जरूर नहीं आने देंगे। अगर धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं तो गैर कानूनी, इस देश के अंदर आंदोलन करने के लिए आते हैं तो गैर कानूनी नहीं आना चाहिए। इस देश ने कानून बनाए, FCRA कानून को हमने कड़ा किया है। आपके उद्देश्य स्पष्ट करिए, आपके कार्यक्रम स्पष्ट करिए, आपके अकाउंट ऑडिट कराइए। क्या तकलीफ है इसमें? अगर ये सब ठीक है तो किसी को नहीं रोका है। अगर ये सब ठीक नहीं है, आपके उद्देश्य ठीक नहीं है, आपके कार्यक्रम ठीक नहीं है, आपका ऑडिट नहीं हुआ है, तो रोकेंगे और रोकना ही चाहिए। अंग्रेजों के बनाए कानून, इतने पुराने कानून आप लोगों ने बदल दिए, कैसे लगा कि अब वक्त आ गया इनको बदलने का? नहीं, देखिए, बहुत समय से कम लोकसभा की गृह विभाग की परामर्शदात्री समिति जो होती है, इसने 4 बार ये सिफारिशें की थी, 2 बार लॉ कमीशन ने की थी। और हम जानते थे कि ये कानून भारत के संविधान की स्पिरिट को जमीन पर नहीं उतारते हैं। इसलिए हमने एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया। 19 से लेकर 24 तक का हजारों लोगों से कंसल्टेशन करने के बाद ये किया है। और मुझे आनंद है कि बाय एंड लार्ज देश ने इस कानूनों का स्वागत किया है, इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। और मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये कानून भारत की मिट्टी की सुगंध से बने हुए कानून है। ये कानून भारत को विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देंगे। और एक कानून पूर्णतः अमल में आने के बाद मेरा आपको विश्वास है, मैं स्टडी कर बता रहा हूं कि 3 साल में किसी भी FIR का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक कहा जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। अब समय आ गया है समय पर न्याय को प्राप्त करने का। गृह मंत्री जी, मणिपुर की हिंसा और FMR का हटाना, क्या इसमें एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है? एक प्रकार से वहां से जिस तरह से नारकोटिक्स की तस्करी हो रही थी, घुसपैठ हो रही थी, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर नस्ले हिंसा बढ़ी। इसके कारण ये तय हो गया कि अब समय आ गया है कि ब्रह्मदेश की सीमाओं को भी हम बाड़ भी लगा दें और FMR को भी समाप्त कर दें। इसलिए गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है कि म्यांमार की पूरी सीमाओं को हम आने वाले समय के अंदर बाड़ लगाना शुरू करेंगे। बाड़ का पहला लगाना ये कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा और ये 5 साल का कार्यक्रम है। और FMR को भी बंद करने का हमने फैसला लिया। उत्तराखंड में लागू हो गया है, केंद्र में कब लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कब लाया जाएगा? देखिए, आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है। ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार है। ये लोकतंत्र की बेसिक मांग है कि देश के अंदर किसी भी धर्म के आधार पर कानून नहीं होनी चाहिए। देश के कानून आज की परिस्थिति से अनुकूल और जनता के हित में होना चाहिए। हमारी संविधान सभा ने भी अनुच्छेद 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज के तहत ये लक्ष्य रखा था देश के सामने कि विधानमंडल और देश की संसद उचित समय पर समान नागरिक कानून को लाएगी और देश में इसका इंप्लीमेंट कराएगी। भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से हम कहते थे कि इस देश में 370 हटाएंगे, इस देश में समान नागरिक कानून लाएंगे, इस देश में 3 तलाक को हम समाप्त कर देंगे। और जब से 90 से हम कहते थे अयोध्या में राम मंदिर भी बने। हमारा कोई नई बात नहीं, पार्टी बनी तब से हमारी मांग है और इस देश की संविधान की हमसे की गई अपेक्षा है। संविधान सभा में कौन था? संविधान सभा में जवाहरलाल जी थे, सरदार पटेल थी, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे, मौलाना आजाद थे, KM मुंशी थे। ये सारे लोगों ने इसको रखा है। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। कम से कम अपने नाना की बात को तो याद रखो, ये भी भूल जाते हैं। अभी उत्तराखंड में आया है, इसकी सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इसकी वैधानिक स्क्रूटिनी भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। UCC जो उत्तराखंड सरकार लाई है, इस
कि ये तीनों स्क्रूटिनी चुनाव है तब तक हो जाएगा। तो चुनाव के बाद सभी राज्य भी विचार करेंगे और बाकी लोग भी विचार करेंगे और पूरे देश में होगा। मेरा यही आपसे सवाल था, क्योंकि यूसीसी बीजेपी के पुराने संकल्पों में से एक है। क्या वजह है कि इसको सबसे पहले एक छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में लाया गया? मैंने कहा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है, सोशल रिफॉर्म है। इस पर एक खुली बहस देश के अंदर चलनी चाहिए। आप यूसीसी क्यों लाए, इसकी जगह एक आपके यहाँ कार्यक्रम करिए, यूसीसी क्या है वो लोगों को बताना चाहिए, यूसीसी का इतिहास क्या है वो लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए और उसके बाद पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। एक काउंटर क्वेश्चन विपक्ष की तरफ से ये है कि ओवैसी साहब और कई और लोग ऐसा कहते हैं कि ये हिंदू कोड बिल है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हिंदू कोड बिल नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले लोगों ने भी ढेर सारे सोशल रिफॉर्म को एक्सेप्ट किया है। दहेज को हमने दहेज विरोधी कानून बनाया, कोई हिंदुओं ने इसका विरोध नहीं किया। हमने अपने अग्नि संस्कार की पद्धति के अंदर इलेक्ट्रिक अग्नि संस्कार को स्वीकार कर लिया, किसी ने विरोध नहीं किया। सती प्रथा बंद कर दी, किसी ने विरोध नहीं किया। हिंदुओं में भी बहुपत्नीत्व था, हमने इसको समाप्त कर दिया देश आजाद होते ही, किसी ने विरोध नहीं किया। ये गलतफहमी फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल सत्य से दूर बात है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है? हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। इतने बड़े देश में बार बार चुनाव होना देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है, देश के अर्थतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं। इसलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने कमेटी बनाई है, पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वो कमेटी अपना काम कर रही है। मैं भी उसका मेंबर हूं। मैं ऐसा करता हूं, कुछ ही समय में इस पर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। राहुल गांधी एक बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो 50% आरक्षण की सीमा जो है वो तोड़ देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को आपके अलावे देश में कोई सीरियसली नहीं लेता है भैया। आप इतनी शिद्दत से सवाल मत पूछे मुझे। नहीं, लेकिन मैं एक सवाल और ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे। वो कहते हैं कि उनकी सरकार आई तो देश में जातिगत जनगणना होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है, इस देश के पिछड़ा वर्ग को अगर सबसे ज़्यादा अन्याय किसी एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन को सालों तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी ने बस्ते में पड़े रखा, कभी खुला ही नहीं वो रिपोर्ट। इसके बाद मंडल कमीशन आया, इसको भी बस्ते में रखा। जब वीपी सिंह मंडल कमीशन को लागू करने लगे, श्री राजीव गांधी ने विपक्ष के नेता के नाते 1 घंटे और 59 मिनट का भाषण इसका विरोध करते हुए दिया। इसके बाद ना कांग्रेस के इतना लंबा शासन रहा, 55 साल का शासन रहा, कभी ओबीसी कमीशन बना, ना कभी ओबीसी को संवैधानिक मान्यता दी, ना कभी नीट और बाकी एग्जाम में ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ, ना कभी पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में ओबीसी का। ये सारा अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने आकर किया है। अब उनको किसी एनजीओ के व्यक्ति ने, कोई प्रोफेसर ने लिख कर दे दिया है कि ओबीसी ओबीसी बोलो, तो बोलते जा रहे। 6 महीने में बदलती है बोली, 6 महीने बाद बदलेगी फिर से एक बार। अच्छा, वो कहते हैं कि ये बड़ा आरोप है, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जन्म से पिछड़ी जाति के हैं ही नहीं। साल 2000 में से पहले तक उनकी जाति सामान्य कैटेगरी में थी। ऐसा है, राहुल गांधी को ये भी हमारा ही हित सोचने वाले किसी व्यक्ति ने झूठ पकड़ा दिया है। उनको मालूम नहीं है कि ओबीसी की जो सूची है ये समय समय पर बदलती रहती है। हमने तो अब उसका अधिकार राज्यों को दे दिया। उनकी सरकार थी तब केंद्र के पास था, राज्यों के पास भी था। ओबीसी की सूची में 1994 में 25 जुलाई 1994 में मोदी जी की जाति गुजरात की ओबीसी की सूची में शामिल हो गई। देश भर में तो थी, देश भर में थी।
मगर 94 में, और तब गुजरात में कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री छबीलदास मेहता थे। उसके बाद में 1999 में यहाँ उपजाति नाते भारत सरकार ने सर्कुलेट किया, तब भी हम पावर में नहीं थे। राहुल गांधी जी को किसी ने गलत इंफॉर्मेशन पकड़ा दी है, मैं एक बार इसका स्पष्टता भी कर पाया, मगर वो 6 महीने के बाद ही कैसेट रिवाइंड होता है, तब तक बदलता नहीं है। तो वे कल भी बोलेंगे यही चीज, और आप उसका सवाल भी पूछेंगे। कम से कम आप कैसेट में मत फंसिए। गृहमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, 2024 के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तारीखों का भी जल्दी ऐलान हो जाएगा। आपके पार्टी जानी जाती है रिसर्च, एनालिसिस, सर्वेस के लिए। अमित शाह जी का सर्वे क्या कह रहा है? कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। इस देश की 130 करोड़ की जनता पहली बार गौरव से गुलामी की निशानियों के बाहर हो रही, पहली बार हीन भाव से मुक्त हो रही, सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पहली बार समाप्त हो रहा है। देश नई संसद बनाकर इसको पवित्र सेंगोल को वहां प्रस्तापित कर कर गौरव के साथ आज नए भारत की शुरुआत कर रहा है। राजपथ कर्तव्य पथ में बदल गया। देश की इकोनॉमी 11 नंबर से 5वें नंबर पर आ गई, और मोदी 3 में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किसी देश को जाने का सम्मान मिला, तो तिरंगे के साथ भारत के चंद्रयान को यह सम्मान मिला है। देश के अंतरिक्ष में सिद्धियां हो, चाहे स्टार्टअप में सिद्धियां हो, चाहे अर्थतंत्र रिपेयर करना हो, चाहे कूटनीति के अंदर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी की समाधि पर एक साथ, एक समय, एक सेकंड खड़ा रहकर श्रद्धांजलि दे, इस प्रकार का दिन देश की जनता ने देखना हो। दिल्ली डिक्लेरेशन को पूरी दुनिया सम्मान के साथ देखे, स्वीकार करे, ऐसा दिन देखना हो। और भारत का प्रधानमंत्री दुनिया भर के मंच पर जाकर देश की राष्ट्रभाषा में गौरव के साथ भारत की बात रखे, ऐसा दिन अगर किसी ने दिखाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। और मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कहना चाहता हूं, 3री टर्म मोदी जी को दे दीजिए। 2047 में जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, हम तो शायद नहीं होंगे दुनिया में, परंतु युवा लोग याद रखें, 2047 में भारत हर क्षेत्र में पूरे संसार में सबसे प्रथम होगा, और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित होगी। मैं देश की जनता को अपील करने आया हूं कि फिर से भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवादवादी पार्टियों को मत लाइए। वो पार्टी को चुनिए जो देश का भला चाहती है, दल का भला नहीं चाहती। वो पार्टी को चुनिए जहां पर बूथ का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो पार्टी को चुनिए जहां कहीं जन्म लेने की जरूरत नहीं है, गरीब चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो पार्टी को आपका मैंडेट दीजिए, और मैंडेट दीजिए तो छोटा मोटा मत दीजिए। मोदी जी ने बहुत काम किया है, 400 का मांग किया है, 400 पार करा दीजिए, यही मेरा आपसे विनती है। धन्यवाद। गृहमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां इस देश के गृहमंत्री अमित शाह जी के लिए।